6 जनवरी 2025 को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने दिल्ली में ये अनाउंस किया कि जल्दी ही अमेरिका अपनी एंटाइटी लिस्ट से कुछ इंडियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर जिस एंटाइटी लिस्ट की बात की जा रही है, ये लिस्ट उन ऑर्गेनाइजेशंस की होती है जिन पर ये पाबंदी लगाई गई होती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1998 में जब भारत ने अमेरिका के अगेंस्ट जाकर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस टाइम पर अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज के अंडर भारत के कई इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया था। और हाल ही में उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका ने अपनी एंटाइटी लिस्ट से बाहर निकालने की बात की है। लेकिन इससे होगा क्या? तो इससे फायदा ये होगा कि भारत के न्यूक्लियर और रिसर्च सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और साथ ही में भारत और अमेरिका के बीच एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को शेयर करने में और डिफेंस कोऑपरेशन में इंप्रूवमेंट होगी। 2024 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसमें कई सारी औरतें और बच्चे मारे गए थे। और तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तनाव वाला माहौल चल रहा है। और हाल ही में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री के कमर्शियल वेंचर्स या बिजनेसेस को टारगेट करेंगे, जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मिलिट्री ऑपरेटेड हाउसिंग अथॉरिटीज और एक कमर्शियल बैंक जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आम लोगों को ये चेतावनी दी है कि वो इन मिलिट्री कंट्रोल्ड कंपनियों में से अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 महीनों के अंदर अंदर निकाल लें, और जो लोग इन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं वो अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ये सिर्फ एक डिफेंस फोर्स नहीं है, इसके अलावा इनका एक बड़ा कमर्शियल एम्पायर भी है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। 7 जनवरी 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिल्ली में भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। भारत पोल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंटरनेशनल लेवल पर मुजरिमों से निपटारा करने के लिए एक एडवांस्ड और रियल टाइम रास्ता प्रोवाइड करता है। चलिए इसकी सुविधाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भारत पोल की वजह से इंडियन पुलिस और एजेंसीज को इंटरपोल के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग की सुविधा मिल चुकी है। लेकिन ये इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल एक ग्लोबल एजेंसी है जो इंटरनेशनल क्राइम्स को सोल्व करने के लिए डायरेक्टली काम नहीं करती, बल्कि अपने मेंबर देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डेटा और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पहले सिर्फ सीबीआई ही इंटरपोल के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती थी, लेकिन अब भारत पोल के जरिए देश की सभी स्टेट पुलिस और एजेंसीज भी इंटरपोल के डेटाबेस और रिसोर्सेज का यूज कर सकेंगी और उनके साथ डायरेक्टली जुड़ सकेंगी। 8 जनवरी को इंडिया और तालिबान के बीच दुबई में पहली बार एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्की ने कई सारे जरूरी मुद्दों पर बात की, जैसे कि चाबहार पोर्ट के जरिए ट्रेड को इंक्रीज करना। चाबहार पोर्ट ईरान में है, जिसको बनाने के लिए भारत ने काफी सारा पैसा लगाया है, ताकि अगर हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना हो तो उसके लिए हमें पाकिस्तान पर डिपेंड ना होना पड़े। खैर, इसके अलावा इस पोर्ट को बनाने के पीछे और भी कई सारे कारण हैं जिनको आप इस वीडियो में देख सकते हो। बाकी इसके अलावा उस मीटिंग में अफगानिस्तान के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको उत्साहित किया गया कि वो चाबहार पोर्ट का यूज करें और भारत के साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। भारत के द्वारा इस मीटिंग में अफगानिस्तान को इस बात की तसल्ली भी दी गई कि अफगानिस्तान की बेसिक जरूरतें जैसे कि फूड और मेडिकल सप्लाईज को पूरा करने के लिए भारत की ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट सपोर्ट तैयार है। 6 जनवरी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी लिबरल पार्टी के अंदर बढ़ते प्रेशर की वजह से और लगातार कम हो रहे पब्लिक सपोर्ट की वजह से अपने इस्तीफे की घोषणा की। और ट्रूडो की इस घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियंस को एक प्रस्ताव दिया, जिसको सुनकर सभी कैनेडियन लीडर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। और ये पहली बार नहीं था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को ये प्रस्ताव दिया हो। तो असल में हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अगर कनाडा और यूएस मर्ज हो जाते हैं तो कनाडा पर कोई टैरिफ नहीं होंगे, टैक्स कम हो जाएंगे और कनाडा रशिया और चाइना की धमकियों से भी सुरक्षित रहेगा। यानी साफ तौर पर ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाने की बात कर दी।
बाकी इससे पहले नवंबर 2024 में भी ट्रंप ने ये कहा था कि 20 जनवरी 2025 को वो कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ इंपोज करेंगे। 5 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ये अनाउंस किया कि अगले 2 सालों में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि वो भारत में अपने क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर सके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्लान है कि 2030 तक भारत में 10 मिलियन लोगों को एआई स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा, जिसके साथ देश में एआई टैलेंट पूल और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के भारत में 3 डेटा सेंटर क्लस्टर्स हैं और चौथा भी बन रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट से भारत को फायदा ये होगा कि एक तो भारत में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इकोसिस्टम है वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फायदेमंद साबित होगा और साथ ही में एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स के साथ भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। सत्या नडेला ने यह भी कहा कि भारत की डेवलपर कम्युनिटी लगातार ग्रो हो रही है और 2028 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर बेस बन सकता है। हाल ही में मलेशिया और सिंगापुर ने मिलकर जोहर सिंगापुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका एम है मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, टूरिज्म और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे सेक्टर्स में हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना और स्पेशल टैक्स अरेंजमेंट्स और वेयर हाउसेस को एस्टेब्लिश करना ताकि गुड्स और लोगों की सीमलेस मूवमेंट हो सके। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सदर्न जोहर के 3505 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि सिंगापुर के साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस हफ्ते में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बोली गई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली गई हैं, जिनको सुनकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी ज्यादा चर्चा और चिंता ने जन्म लिया है। 7 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम को बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की बात की। इसके अलावा ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकन कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्शन लेने की भी बात की। और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग मौकों पर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन था उसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है जो तुम इसको खरीदने की बार बार बातें करते हो। इनके अलावा फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप के द्वारा यूरोपियन यूनियन को ऐसे धमकी देना ये हमें अस्वीकार है। और रशियन प्रेसिडेंट ने तो ट्रंप को ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन करने से दूर रहने की चेतावनी दे दी। ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप ने पनामा कनाल पर भी अमेरिकन कंट्रोल को वापस लेने की बात कही और कहा कि पनामा की जो करंट फीस है और उस पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो हमें स्वीकार नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में पनामा की गवर्नमेंट ने ट्रंप की स्टेटमेंट को अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और ये भी कहा कि पनामा कनाल उनका है और उनका ही रहेगा। और अगर बात करें चाइना के रिस्पॉन्स की तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने ट्रंप की इन स्टेटमेंट्स को भड़काऊ स्टेटमेंट्स कहा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनको एक केस में अपराधी पाया गया है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 10 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स में फ्रॉड करने के केस में दोषी पाया गया और उनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज की सजा दी गई। अनकंडीशनल डिस्चार्ज का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ना ही उनको जेल में डाला जाएगा, ना ही उनको फाइन लगाया जाएगा और ना ही उनको किसी की निगरानी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस केस के बारे में। जिस केस में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाया गया है वो केस 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन से जुड़ा हुआ है, जिसमें इन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे दिए थे ताकि इनका जो इसके साथ अफेयर चल रहा था उसके बारे में पब्लिक को पता ना चल जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो पैसा स्टॉर्मी डैनियल्स को दिया गया उसको डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के रिकॉर्ड्स में गलत तरीके से लीगल एक्सपेंसेस में शो किया गया था, जिसको एक फ्रॉड माना गया। हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन सोल्जर्स नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को एज अ माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रशियन कमांडर्स नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को एक लाइन में आगे चलने के लिए भेज देते हैं। अगर रास्ते में कोई माइन बिछाया गया हो तो वो ब्लास्ट हो जाता है और रशियन सोल्जर्स के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रशिया की इस स्ट्रेटेजी को मीट ग्राइंडिंग स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है और इसके लिए रशिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।